हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो आपके पक्ष में ना हो और अगर उसे आपको अपने पक्ष में करना हो तो आप सिर्फ प्रेम से बोलकर उसे अपने पक्ष में हासिल कर सकते हैं। कभी कभी लड़कर भी वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है जो सिर्फ मात्र खुशी से बोलने पर हासिल हो जाती है। इसलिए कभी भी दूसरों से बुरा बर्ताव मत करिए, हमेशा खुश मिजाज रहिए और हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम बांटने की कोशिश करिए। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, अगले साल से सरपट दौड़ेगी अर्थव्यवस्था। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10% विकास दर का अनुमान लगाया है। उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और तीसरी न्यूज़ है, गांव-गांव में लघु उद्योग लगाने की तैयारी। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। चालू वित्त वर्ष के 6 महीने गुजर जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने विकास दर को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने वर्ष 2020-21 के दौरान देश की इकोनॉमी में 9.5% की गिरावट होने का अनुमान लगाया है। हालांकि अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में हालात तेजी से बदलने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने 10.1% की आर्थिक विकास दर की बात कही है। आरबीआई का कहना है कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआती तीनों तिमाहियों में विकास दर नकारात्मक रहेगी, जो अंतिम तिमाही यानी कि जनवरी मार्च 2021 में 0.5% के साथ सकारात्मक स्तर पर पहुंच सकती है। बैंक ने अप्रैल जून 2021 की तिमाही में विकास दर 20.6% रहने की बात कही है, लेकिन यह स्थिति तब रहेगी जब कोविड काबू में आ जाएगा, घरेलू बाजार में मांग की स्थिति बेहतर हो और वैश्विक हालात भी सकारात्मक हो। नवगठित मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद शुक्रवार को इसके फैसले की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 4% पर बरकरार रखा है। कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। दूसरी तिमाही में 9.8, तीसरी में 5.6% गिरावट का अंदेशा, चौथी तिमाही में 5.5% सुधार का अनुमान, पूरे वित्त वर्ष की विकास दर में 9.5% संकुचन और अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून 2021 में विकास दर 20.6% पर जाने की उम्मीद जताई गई है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार भूख से जंग लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को दिया गया है। नॉर्वे नोबेल कमेटी ने पुरस्कार का ऐलान करते हुए कहा कि WFP एक बड़ी जंग लड़ रहा है और वह इसका हकदार है। समिति ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना और युद्ध के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए WFP को सराहना की है। रोम स्थित विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख के खिलाफ जंग लड़ता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP की कमान लंबे समय से अमेरिकियों के हाथ में है। वर्ष 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कैरोलिना के पूर्व गवर्नर डेविड वेस्ली के उस संगठन के प्रमुख के तौर पर नामित किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, गांव-गांव में लघु उद्योग लगाने की तैयारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के साथ ही गांव-गांव में उद्योगों को बढ़ावा देने में जुट गई है। इसके लिए ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की तरफ से गांवों में अगरबत्ती निर्माण, मधुमक्खी पालन और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। प्रशिक्षण के बाद ग्रामीणों को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य तीनों ही क्षेत्रों में 1-2 साल के बाद क्लस्टर आधारित उत्पादन शुरू करने की है। MSME मंत्रालय के मुताबिक भारत में अगरबत्ती का कारोबार
7,500 करोड़ रुपए का है, जिसमें 750 करोड़ का निर्यात भी शामिल है। इस कारोबार से 5 लाख लोग जुड़े हैं। वैसे ही ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस व इटली जैसे देशों में भारतीय मधु की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत सालाना 1 लाख टन मधु का उत्पादन करता है। सरकार मिट्टी के बर्तन का ग्रामीण उद्योग विकसित करना चाहती है और इसकी मार्केटिंग के लिए शहरों में पार्टी फेयर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्रालय के मुताबिक अभी विभिन्न राज्यों के ग्रामीण इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगरबत्ती निर्माण, मधुमक्खी पालन और मिट्टी के बर्तन निर्माण के लिए प्रशिक्षण का काम शुरू किया गया है। खादी ग्रामोद्योग की देखरेख में स्कीम पर अमल किया जा रहा है। 18 से 55 साल का कोई भी व्यक्ति इन उद्योगों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। तो ये नेशनल न्यूज़ थी 3। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, वो न्यूज़ है भारत को मिला स्विस बैंक खाता धारकों का ब्यौरा। काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम रंग ला रही है। इसी क्रम में ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एईओआई समझौते के तहत भारत को स्विट्जरलैंड से अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों के ब्यौरे का दूसरा सेट मिल गया है। भारत उन 86 देशों में शुमार है जिनके पास स्विट्जरलैंड में फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इस साल एईओआई पर वैश्विक मापदंडों के ढांचे के दायरे में वित्तीय खातों की सूचनाओं का आदान प्रदान किया है। एईओआई के तहत भारत को स्विट्जरलैंड से जानकारियों का पहला सेट सितंबर 2019 में मिला था, जब इसमें 75 देश ही शामिल थे। एफटीए ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके बताया कि इस साल करीब 31 लाख वित्तीय खातों की जानकारियों का आदान प्रदान किया गया है। 2019 में भी लगभग इतने ही खातों की जानकारियों का आदान प्रदान किया गया था। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है बड़े होम लोन की दर घटने की बढ़ी उम्मीद। दूसरी न्यूज़ है आरबीआई के फैसले से मिलेगा प्रोत्साहन, ये स्टेटमेंट दिया है उद्योग जगत ने। और तीसरी न्यूज़ है सूचीबद्ध कंपनियां शेयर बाजार से साझा करें फॉरेंसिक ऑडिट। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले से बड़े होम लोन की दर घटने की उम्मीद बढ़ी है। शुक्रवार को आरबीआई ने बड़े होम लोन के बदले रखे जाने वाले रिस्क वेटेज की सीमा को लोन टू वैल्यू से जोड़ने के लिए कहा है। अभी होम लोन में रिस्क वेटेज को लोन की राशि और लोन टू वैल्यू के हिसाब से तय किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर लोन की राशि अधिक है तो रिस्क वेटेज अधिक होगा। अब इसकी गणना में लोन की राशि शामिल नहीं होगी, बल्कि यह सिर्फ लोन टू वैल्यू के हिसाब से तय होगा। इसमें अब बैंक खुलकर बड़े होम लोन दे सकेंगे और रिस्क वोल्टेज कम होने से उनकी ब्याज दरों में भी कमी आएगी। यह नए होम लोन पर लागू होगा और 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगा। आरबीआई ने कहा कि जहां एलटीवी 80% या इससे कम है, वहां रिस्क वोल्टेज की सीमा 35% की जा सकती है, और जहां एलटीवी 80 से अधिक है और 90% से कम है, वहां रिस्क वोल्टेज की सीमा 50% होगी। रिस्क वेटेज कम होने से बैंकों को लोन के बदले कम रकम आरक्षित रखना होगा, जिससे उनके पास कर्ज देने के लिए अधिक राशि होगी। आरबीआई के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है आरबीआई के फैसले से मिलेगा प्रोत्साहन, उद्योग जगत। भारतीय उद्योग जगत ने मौद्रिक नीति का रुख उदार बनाए रखने के भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण का स्वागत किया है। उद्योग एवं वाणिज्यिक संगठन भारतीय उद्योग संघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि आरबीआई ने तरलता समर्थन, निर्यात पुनरुद्धार, कर्ज सहायता और कारोबारी सहूलियत में सुधार के रूप में कई उपाय किए हैं। इनमें आरबीआई की अपेक्षा के अनुसार 3 स्तरीय गति से वृद्धि को जरूरी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। उद्योग संगठन फिक्की की प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी के मुताबिक रेपो दर में कटौती करने की जगह अन्य उपायों की घोषणा की गई है जो ब्याज दरें घटाने में मदद करेगी। एसोचैम के महानिदेशक दीपक सूद का कहना है कि आरबीआई के फैसले में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने का संकल्प झलकता है। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी व सीईओ आशुतोष बिश्नोई का कहना है कि इस नीतिगत घोषणा की सबसे अच्छी
बात सबकी बेहतरी के लिए उदार रुख बनाए रखना है। नेक्स्ट है, सूचीबद्ध कंपनियां शेयर बाजारों से साझा करें फॉरेंसिक ऑडिट। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों से खातों में फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करने की जानकारी शेयर करने बाजारों से साझा करने को कहा है। इसका मकसद ऐसी जानकारियां मिलने में लगने वाला समय घटाना है। सेबी की निदेशक बोर्ड ने पिछले महीने इस संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी। नियामक ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों को फॉरेंसिक ऑडिट शुरू होने की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उन्हें ऑडिट करने वाली कंपनियों की भी जानकारी देनी होगी। शेयर बाजारों को ऐसे ऑडिट का कारण बताना होगा और ऑडिट की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी। कंपनियां नियामीकरण अथवा कानून अनुपालन संस्था द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट से अलग किसी भी जांच या नोटिस की जानकारी भी देंगी। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है बिहार में नई तरह की राजनीति। 2014 और 2019 में भाजपा की विजय से स्पष्ट है कि बिहार की जनता मोदी को स्वीकारती तो है, पर 2015 के विधानसभा चुनाव के से साफ है कि वह अस्मिता और जातिवाद राजनीति को छोड़ने से घबराती भी है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक डॉक्टर A.K. वर्मा द्वारा। दूसरा आर्टिकल है बिचौलियों को खत्म करने वाली व्यवस्था। जब किसान और बाजार के बीच में कोई नहीं होगा तो किसान के साथ साथ जनता को भी कृषि उपज के बेहतर दाम मिलेंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है काले धन पर लगाम। जिस तरीके से स्विस बैंक ने एक दूसरी लिस्ट दी है भारत को खाताधारकों की, उससे अब काले धन पर लगाम लगने की और उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। बिहार में नई तरह की राजनीति। सर्वोच्च न्यायालय की हरी झंडी और चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की तैयारियां तेजी पर हैं। लॉकडाउन के बाद देश में यह पहला चुनाव है। जाहिर है कि यह सभी के लिए एक कड़ी चुनौती है। विगत कुछ दिनों में बिहार में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुए हैं। प्रतिस्पर्धा का परिदृश्य बदल गया है। क्या भाजपा जदयू गठबंधन की नीतीश सरकार पुनः सत्ता में आएगी? बिहार चुनाव में 3 गठबंधन और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी मैदान में है। एनडीए में भाजपा, जदयू विकासशील इंसान पार्टी और जीतन राम मांझी की हम शामिल है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल हैं। तीसरे गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, मायावती की बसपा, ओवैसी की एमआईएम और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी है। इसके अलावा एनडीए से अलग होकर अपने बलबूते चुनाव लड़ने वाली पासवान की लोजपा है, जो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है जिन पर जदयू के प्रत्याशी होंगे। चिराग पासवान की रणनीति अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की रणनीति के प्रतिकूल है। वह चुनाव पूर्व गठबंधन करते थे। चिराग ने चुनाव पूर्व उसे तोड़ा है। बिहार में 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा जदयू लोजपा गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती थी और 53% मत प्राप्त किए थे। मोदी नीतीश नेतृत्व के समक्ष बिहार में चुनौतियों की भी कमी नहीं है। लोजपा के अलग होने से नीतीश के वोट कटने का संकट है। फिर कुछ मुद्दों पर मतदाताओं का रुख स्पष्ट नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की समस्या पर नीतीश की भूमिका और किसानों को देश में कहीं भी अपना माल बेचने की व्यवस्था आदि को विपक्ष कैसे किसान विरोधी और जन विरोधी पेश करता है, इसमें भी मतदाता प्रभावित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा समावेशी राजनीति और विकास को विचारधारा के रूप में पेश किया है, पर बिहार की जनता ने उसे कैसे लिया? क्या उसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर भरोसा है? यह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने और 3 तलाक खत्म किए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति जातिवाद मकड़जाल से निकलना चाहती है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के अनुसार बिहार में जातिवाद राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने 1935 में ही कर दी थी, जब बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिन्हा
ने केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा था। पार्टी द्वारा पदों और चुनावों में निर्वाचन के क्षेत्र के जाति समीकरणों को ध्यान में रखकर ही टिकट दिए जाएंगे। भाजपा की विजय से स्पष्ट है कि बिहार की जनता भाजपा और मोदी को स्वीकारती तो है, लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव से स्पष्ट है कि वह अस्मिता और जातिवाद की राजनीति को छोड़ने से घबराती भी है। शायद इसी द्वंद्व को समझ भाजपा ने नीतीश, मांझी और सहनी को आगे कर बिहार की राजनीति में नया प्रयोग किया है। उसने राजनीतिक गठबंधन का आधार सामाजिक गठबंधन को बनाया है, जो कभी कांग्रेस की पहचान हुआ करता था। इसलिए आज केंद्र और 18 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। बिहार का चुनाव संभवतः इसे और पुष्ट करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है बिचौलियों को खत्म करने वाली व्यवस्था। कृषि संबंधी 3 नए कानूनों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। उसका आरोप है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान की आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होगी। इस संदर्भ में एक तथ्य विस्मृत किया जा रहा है कि जुलाई 2014 में खाद्य सुरक्षा और किसानों को संरक्षण देने के मुद्दे पर भारत ने विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों को मानने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर मोदी सरकार की बड़ी आलोचना हुई थी। दिसंबर 2013 में सप्रसंग सरकार सिद्धांत रूप में जिस मसौदे पर सहमत हो रही थी, यदि मोदी सरकार ने 2014 में उसे पलट न दिया होता तो शायद आज भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का अधिकार ही खतरे में होता। जमाखोरी के विरुद्ध 1955 में बना आवश्यक वस्तु अधिनियम उस समय का है जब खाद्यान्न के लाले पड़े रहते थे। वह समय याद करिए जब अन्न भंडारण की जगह नहीं रह गई थी और वह खुले आकाश में नीचे सड़ रहा था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि जब सरकार अनाज रख नहीं पा रही है तो गरीबों को मुफ्त क्यों नहीं दे पाती। तो जो अनुबंध खेती का विरोध कर रहे थे उन्हें बताना चाहिए कि आखिर बटाई पर खेती क्या है। यह बिना किसी व्यवस्थित कानूनी आधार पर की जा रही अनुबंध खेती ही तो है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों से अधिक नेता नजर आ रहे हैं। कांग्रेस शासित पंजाब में सरकार ने फल और सब्जियों पर एपीएमसी एक्ट समाप्त कर रखा है। किसान मजदूरों के स्वयं भू मसीहा कम्युनिस्टों के केरल में किसान की औसत प्रति हेक्टेयर मासिक आमदनी मंडी अधिनियम वाले हरियाणा के किसान से कहीं कम है। जो यह प्रश्न कर रहे हैं कि भूमिहीन किसानों का क्या होगा, वे समझ लें कि कानून में भूमि के मालिक, व्यापारी और काम करने वालों के लिए बीच त्रिस्तरीय समझौते का प्रावधान है। भारत में प्राचीन काल से कृषक अपनी फसल को इच्छानुसार बेचने को स्वतंत्र था। ब्रिटिश काल में कॉर्नवालिस ने 1793 में जो सरकारी नियंत्रण की व्यवस्था शुरू की, मोदी जी ने उसे समाप्त करते हुए भारत के किसान को वह नैसर्गिक अधिकार और स्वतंत्रता दी है जो सदा सर्वदा से उसका हक था। आगे आने वाले वर्षों में किसान घर बैठे ऑनलाइन अपनी फसल का व्यापार और करार कर सकते हैं। व्यापारी और किसानों के बीच के करार का एक प्रारूप भी कृषि मंत्रालय बना रहा है ताकि सभी करारों में लगभग एकरूपता हो और विवाद की संभावना न्यूनतम हो। जब किसान और बाजार के बीच कोई नहीं होगा तो किसान के साथ साथ जनता को भी बेहतर दाम मिलेगा। जैसे 1991 के बाद भारत धीरे धीरे आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा, वैसे ही अब कृषि महाशक्ति के रूप में भी उभरेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है काले धन पर लगाम। स्विट्जरलैंड ने अपने यहाँ के बैंकों में खाते रखने वाले भारतीयों की जो सूची भारत सरकार को उपलब्ध कराई है वह काले धन के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई की सफलता का परिचायक है। इससे पहले किसी तरह की एक सूची पिछले साल मिली थी। स्विट्जरलैंड से इस तरह की सूचियां मिलना इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि स्विट्जरलैंड से मिली जानकारी के आधार पर विदेश में काला धन रखने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकेगी, लेकिन इतना तो है कि ऐसे लोग हतोत्साहित होंगे। चूंकि ऐसे आंकड़े सामने आए हैं कि काला धन बाहर जाने का सिलसिला कमजोर पड़ा है, इसलिए इन नतीजों पर पहुंचा जा सकता है कि सरकार की कोशिश रंग ला रही है। केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों को काले धन और खासकर भ्रष्ट तौर तरीकों से हासिल किए गए धन को विदेश ले जाने वालों के खिलाफ सख्ती का सिलसिला कायम रखने के साथ ही इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगे। आखिर यह भ्रष्टाचार ही है जो काले धन का कारण बनता है। लक्ष्य केवल यही नहीं होना चाहिए कि काला धन बाहर ना जाए, बल्कि यह भी होना चाहिए कि वह पनपने ही ना पाए। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ है फ्रेंच ओपन में 13वें खिताब से 1 कदम दूर नडाल।
रोला गहरा के बादशाह राफेल नडाल ने कुछ विषम फलों से गुजरने के बावजूद शुक्रवार को यहां एडिगो स्वार्ट्जमैन के खिलाफ सेमीफाइनल में लगातार सेटों में जीत दर्ज करके फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 13वें खिताब की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। नडाल को अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्ट्जमैन से अच्छी चुनौती मिली, लेकिन फिर भी वह 6-3, 6-3, 7-6 से जीत दर्ज करके 13वीं बार फाइनल में प्रवेश करने में सफल रहे। फाइनल में उनका मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच और यूनान के 5वीं वरीय स्टेफानोस सिपास के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। तो ये आज का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था 10 अक्टूबर का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।